जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और आ चुके हैं हम आप लोग के बीच में होमवर्क चीज़ को लेकर। कल आप लोग के बीच क्लास नहीं गया हुआ क्योंकि कल कुछ कारणवश क्लास को बंद कर दिया गया था। और आज फिर सोमवार से रेगुलर क्लास जो भी है उसको चलाया जाएगा। और होमवर्क आपको आज सुबह में डाल दिया गया था। जो भी होमवर्क दिया गया था वहीं से यूज करवाया जाएगा। और उससे पहले आप लोग के बीच में जो करंट अफेयर, डेली का करंट अफेयर होता है उसको चलाया जाएगा। और करंट अफेयर से शुरू करते हुए और लास्ट में भी करंट अफेयर से लास्ट किया जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं समय ना लेते हुए। क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने की घोषणा किया है? ये फ्रांस के भीतर किया। सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के भीतर किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? ये हॉक के द्वारा किया है। ऑपरेशन हॉक के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ करेंगे? ये मुंबई में किया जाएगा। सही जवाब मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये अफगानिस्तान के द्वारा जारी किया गया। और अफगानिस्तान में किसका शासन चल रहा है? शासन तालिबानियों का शासन चल रहा है, जो क्या इसको मानने से इनकार कर दिया, बोला हम आपको नहीं मानते हैं, मतलब इसको मान ही नहीं रहा है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट में कितना मुख्य न्यायाधीश होता है? 15 मुख्य न्यायाधीश होता है। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना बार पूछा हुआ है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। बताइए इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग इसका मुख्यालय। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजिंगम का उद्घाटन कहाँ किया है? ये केरल में क्या है? केरल में हो जाएगा। बिजिंगम जाम पोर्ट कहाँ है? केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। सही जवाब मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 151वां मिल गया। और खुशहाली में कौन सा स्थान है? 118वां में। और एचडीआई इंडेक्स में भारत का स्थान 130 में। और जेंडर गैप में भारत का स्थान 131 है। सही से ध्यान रखिएगा। हाँ, जेंडर गैप में 131 आ चुका है। और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब कौन जीत लिया है? सही है ईगा स्वियाटेक। ध्यान रखिएगा कौन जीते हैं? ईगा स्वियाटेक महिला में जीते हैं। और पुरुष में कौन जीत लिए हैं? जॉनिक सिनर है। और हराया किसको? ये कार्लोस अल्काराज को हरा दिए हैं। और ये कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से है? ये स्पेन से हो जाएंगे। और जॉनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। सही जवाब है इटली हो जाएगा। और पूछता है देश का नाम भी कभी कभी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखा है? ये आंध्र प्रदेश में रखा है। आंध्र प्रदेश में रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नामित किया है? ये सौम्या को नामित किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में DRR 100 कमला और मारुतेरू 1010 का संबंध किससे है? ये चावल से, चावल का किस्म है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विश्व स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? ये देखिए सही है, मराठा सैन्य परिदृश्य जो कि 44वें विश्व धरोहर में शामिल हो चुका है। बताइए 43वां विश्व धरोहर कौन शामिल हुआ था? ये मोइदम, जो कि असम क्या है? कबरगाह है। कबरगाह हो जाएगा जो मोइदम था। बताइए 42वें क्रम का क्या कौन हो जाएगा? ये होलेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक का होलेश्वर मंदिर जो 42वें क्रम का यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। बताइए 41वें क्रम का कौन सा हो जाएगा? शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पड़ता है। सही जवाब है। और 40वें क्रम का कौन था? धोलावीरा हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धोलावीरा को कितने क्रम में शामिल किया है? 40वें क्रम का हो जाएगा, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। और अमूर्त धरोहर में भी यूनेस्को क्या शामिल हो चुका है? 15 को हो चुका है। अब 15वां कौन हो जाएगा? तो 14 नंबर तो दुर्गा पूजा हो जाएगा। गरबा डांस, गुजरात का गरबा डांस जो कि 15वें क्रम का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम के कौन सा संस्करण से उद्घाटन किया था? ये 7वां संस्करण का उद्घाटन किया था। और बताइएगा 7वां संस्करण का जो उद्घाटन किया था इसका शुभंकर क्या था? गज सिंह इसका शुभंकर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 87वें क्रम का ये हरिकृष्ण हो जाएंगे। तो क्या क्रम का है? 87वें क्रम कौन है? और एक 86वें क्रम का कौन बने थे अभी? श्री हरि एल आर क्या क्रम का थे? 86वें क्रम के। और 85वें क्रम कौन बने थे? पी श्याम निखिल। तीनों को क्रम से ध्यान रखिएगा। 85वें क्रम का पी श्याम निखिल, 86वें क्रम का श्री हरि एल आर और 87 में जो नया नवीनतम है जो कहाँ के हैं? ये श्री हरि कृष्ण है, हरि कृष्ण हो जाएंगे, जो कहाँ के हैं? ये सभी तमिलनाडु से संबंधित, ज्यादातर जो है ना तमिलनाडु के ही देखने को मिलते हैं ये भी ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये छत्तीसगढ़ में रखा गया। और छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 130, यानी कि SDI इंडेक्स नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंग्लिश में बोला जाता है, यानी कि 130वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है? ये दो राज्य से हो जाएगा, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान से। अंतरराष्ट्रीय चीता कॉरिडोर का संबंध मध्य प्रदेश और राजस्थान से। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर हमला किया है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किससे है? ये महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे परवीन सूद का संबंध किससे है? सीबीआई क्या है? प्रमुख है वहां का। सीबीआई के निदेशक हो जाएंगे जो कौन है? परवीन सूद हो जाएंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये यूके ब्रिटेन के साथ किया है, ब्रिटेन के साथ समझौता कर चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र भूटान पहल का संबंध किससे है? आतंकवाद रोकथाम से। आतंकवाद रोकथाम से किसका संबंध है? भूटान का संबंध हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रोवोस्ट या लियो 14वां का संबंध किस देश से है? ये यूएसए हो जाएगा, यूएसए से। बताइए यूएसए का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प है। कितने क्रम का है ये? 47वें क्रम हो जाएगा। और वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। और ये कितने क्रम का है? 50वें क्रम के हो जाएंगे। सही जवाब है 50वें क्रम का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कि राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया? अभी 4 को नामित किया है। 4 सदस्य कौन कौन हो जाएंगे सुन लीजिएगा। देखिए उज्जवल देवराव निकम हो जाएंगे, और सी सदानंद मास्टर हो जाएंगे, हर्षवर्धन श्रृंगाल, ठीक है, और डॉक्टर मीनाक्षी हो जाएगी, डॉक्टर मीनाक्षी। चारों व्यक्ति को क्या क्या नामित कर दिया गया राज्यसभा। बताइएगा वैसे कि जो राष्ट्रपति है कितने व्यक्ति को नामित कर सकते हैं राज्यसभा में? 12 व्यक्तियों को कर सकते हैं। और उसका संबंध किस क्षेत्र से होना चाहिए? साहित्य, कला, विज्ञान, यही सब क्षेत्र से, चिकित्सा, इस सभी क्षेत्र से होना चाहिए। इसको नामित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बताइएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें से कितना तिहाई सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में, 1 तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं, और उनके स्थान पर नया सदस्य का चुनाव किया जाता है वहां पे। बताइएगा राज्यसभा कैसा सदन है? कैसा? एक अस्थायी सदन, उच्च सदन, सभी का राज्य विरोधों का सदन भी इसको कहा जाता है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज को शामिल किया गया है? ये अरनाला, INS अरनाला को शामिल, जो कि युद्धक जहाज हो जाएगा, उथले पानी का हो जाएगा। इसको क्या नाम दिया गया? अरनाला नाम दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत जो है ना 22 नक्सलियों को मुठभेड़ किया है? सुरक्षा बलों ने इस संकल्प, ऑपरेशन संकल्प द्वारा 22 नक्सलियों क्या कर ढेर कर दिया, नक्सलवाद। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? ब्रह्मोस का उद्घाटन लखनऊ। ये लखनऊ में क्या? सही जगह है। लखनऊ कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में, यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है? ये ऑपरेशन चक्र के तहत। उस जगह का ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा चलाया गया। और ऑपरेशन हॉक था, एक हॉक था ना, ये किसके द्वारा चलाया गया? ये भी सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा यौन शोषण से संबंधित था हॉक। ठीक है। और ये कौन था? चक्र किससे संबंधित है? ये सिम से जाएगा, जो फर्जी सिम से संबंधित है, धोखाधड़ी जिससे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए
किसे क्वालिफाइंग किया गया है? इटली है। ये इटली को क्या गया, और तो इटली की राजधानी कहाँ हो जाएगा? रोम। रोम हो जाएगा। रोम मतलब किस नदी किनारे बसा हुआ टाइबर है? नदी। ये टाइबर नदी किनारे बसा हुआ, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बनियान अल मरसूद किसके द्वारा चलाया गया? ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया। जब हम लोग इन पे सिंदूर चलाए थे तो क्या चला था? बनियान अल मसूद चला दिया हमारे ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? ये भूमन पटेल हो जाएंगे। भूमन पटेल बने हैं। हाँ, अल मसूद। ऑपरेशन जो उल्टा दोबारा ड्रोन हमला जो किया था, स्वान ड्रोन हमला जो किया था, मतलब एक से अधिक ड्रोनों के साथ हमला जो किया था उसको स्वान ड्रोन हमला कहा जाता है। जो हमला किया था पाकिस्तान, हमारे कई जगह पे किया था, लेकिन हमारे पास क्या था? S-400 जो कि रूस के द्वारा जो दिया गया था, उसके द्वारा सभी को नष्ट नाबूद कर दिया गया था उस समय। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी होगी? ये दिल्ली विधानसभा हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, सौर ऊर्जा से संचालित होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पांडुलिपि का नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन किलर का आयोजन कहाँ किया? किलर कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में। वहां पे कत्ल किया था, याद रखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का किलर किया था। यानी किलर कहाँ चलाया गया? जम्मू कश्मीर में चलाया गया। बताइए वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य ये महाराष्ट्र हो जाएगा, सही है, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में। तसरापचू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया था? ये 12 जुलाई को मनाया गया, सही जवाब है, 12 जुलाई को मनाया गया। बताइएगा हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जस्टिस B.R. गवई हो जाएगा। बताइए सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में हो जाएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किसमें? अनुच्छेद 129 में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन है, कभी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कब किया है? ये 23 सितंबर को किया गया। 23 सितंबर को किया गया। तो जो भी महत्वपूर्ण करंट बनना था आज का सभी का करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग ज्योग्राफी जो दिया गया था महेश बर्नवाल से, उसको लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। बताइएगा कि माना दर्रा कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है। बताइए माना दर्रा जो उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? ये तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए नंदा देवी शिखर कहाँ है? नंदा देवी, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइए अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा? ये गुरु शिखर हो जाएगा। अब बताइए गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर हो जाएगा, जो कि गुरु शिखर का ऊंचाई है। और पूछा दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनायमुडी, और अनायमुडी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है? ये अराकानियोमा, ये म्यांमार में, पाकिस्तान नहीं, म्यांमार में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी, सही जवाब है। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कौन सा है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, सही जवाब है। बताइएगा पालघाट दर्रा है ना किन पहाड़ी के बीच में है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। होता है ना कि पालघाट किसको किसको जोड़ता है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है, और उसी के बीच में स्थित तभी तो जोड़ता है ना। बताइए नाथुला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लीपू लेक, माना और नीति दर्रा, ये तीनों दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाएगा। और एक रोहतांग दर्रा, ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो जाएगा? ये सियाचिन हिमनद, जो कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख पड़ता है। सियाचिन हिमनद लद्दाख पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। और अभी लद्दाख कैसा राज्य है? ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? ये चौराबाड़ी ग्लेशियर ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में है। बताइए मेघालय का पठार किसका एक भाग है? ये मेघालय का पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि मेघालय पड़ता है पूर्वोत्तर भारत में, और पूर्वोत्तर भारत में हिमालय का भी विस्तार है, लेकिन ये किसका भाग है? ये मेघालय का, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ध्यान रखिएगा। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुआ था? प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में? पैलियोजोइक युग महाकाल में, पैलियोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार हो जाएगा। मालवा का पठार है, अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच मालवा का पठार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है? ये दंडकारण्य पठार ये छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के बीच में दोनों को बॉर्डर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा भाग पड़ता है इसका दंडकारण्य का, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? कहाँ से मापा जाता है? ये मुंबई से मापा जाता है। भारत का जो औसत समुद्र तट की जो है ना, ये मुंबई से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? कुल बताना है। 7516.6 किलोमीटर पूछा। आप पूछे सिर्फ तटीय लंबाई कितना है तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। कुल पूछेगा तो पूरा अंडमान निकोबार जो भी हमारा क्षेत्र है सबका भाग जोड़ लिया जाता है, तो कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। बताइएगा, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? ये गुजरात की हो जाएगा। और कितना लंबा हो जाएगा? सही जवाब 1214.7 किलोमीटर में इसका लंबाई है। सही जवाब है, समझ है ना क्वेश्चन को? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के कितने राज्य है ना, कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? 9 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। बताइएगा, पश्चिमी, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट पर कितना राज्य है? 5 राज्य है पश्चिमी तट पर। और पूर्वी राज्य में कितना है? 4 राज्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूर्वी 4 राज्य हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से किसे जाना जाता है? रत्नाकर के नाम से हिंद महासागर कहा जाता है। रत्नाकर के नाम से हिंद महासागर। पर्यायवाची में पूछ सकता है कि हिंद महासागर पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रत्नाकर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? ये कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल, देखिए पूछ देता है भारत का पूर्वी तट क्या नाम है? कोरोमंडल तट ही कहा जाता है। कई बार पूछा हुआ है कि भारत का पूर्वी तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कैप कमोरी। कैप कमोरी के नाम से क्या है? कन्याकुमारी जो सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। और पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। जब मुख्य लग जाएगा तो कन्याकुमारी या फिर कैप कमोरी हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा हो जाएगा? ये सैंडल पीक हो जाएगा। सैंडल पीक है, सही जवाब है, सैंडल पीक हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल के खाड़ी में है। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है, सही जवाब हो जाएगा। पता है लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। और एक है कि पिटली द्वीप पड़ता है। पिटली द्वीप कहाँ है? ये लक्षद्वीप है, जो कि पक्षी अभ्यारण्य है और मानव निवास नहीं करता। और एग्जाम 3 बार पूछ चुका मेरे एग्जाम में, पिटली द्वीप कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ पिट्टी द्वीप है, पिटली द्वीप ऐसे बोला जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। हाँ उसमें पक्षी का निवास स्थान है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? यहाँ पे 572 द्वीप हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में हो जाएगा। बताइएगा बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? ये पुलिकट झील में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? पुलिकट झील केरल में पड़ता है। केरल तमिलनाडु दोनों, पुलिकट तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पड़ता है। और सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश पड़ता है, जो कि 76% शायद पड़ता है वहाँ पे, और 24% ही पड़ता है तमिलनाडु। डॉल्फिन नोट के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन बताएगा, राम सेतु कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच धनुषकोडी के समीप स्थित है राम सेतु। बताइए लक्षद्वीप कहाँ है? ये अभी पूछे थे, ये अरब सागर में हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए भारत का कौन सा द्वीप जो परवाल द्वारा निर्मित है? परवाल ये लक्षद्वीप है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा जा चुका है। बताइए मिनी का द्वीप भारतीय तट रेखा में कहाँ स्थित है? ये सुदूरवर्ती श्रेणी में, द्वीप श्रेणी में आता है। ये सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप है। इसको किस नाम से जानते हैं? रामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? ये मुंबई हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कोड़ी क्रीक कहाँ है? ये कोड़ी क्रीक ये कच्छ के रण में, कोड़ी क्रीक कच्छ के रण में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बताइए सर क्रीक विवाद किस देश के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस देश में है? ये किस पर्वत श्रेणी में आता है? किस पर्वत श्रेणी में? ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है, जो कि कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है?
भौतिक नाम से भी जाना जाता है इसको, मालेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। मिजोरम को मालेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? ये नेपाल पड़ता है, जो कि सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा भारत विश्व का सबसे ऊंचा चोटी। कितना इसका ऊंचाई है? देखिए कहीं कहीं 88 48, लेकिन अब 88 50 लेने लगा। दोनों ध्यान रखिएगा, 88 48 से 8850 मीटर हो जाएगा। सही जब है। पता है भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा? K2 हो जाएगा, या फिर गॉडविन आश्रम बोला जाता है। इसका कितना ऊंचाई है? 8611 हो जाएगा। बताइए कंचनजंगा कहाँ है? नेपाल और भारत दोनों की सीमा पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। सही है, नेपाल और भारत दोनों, भारत में सिक्किम में पड़ता है। पता है मकालू कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है, मकालू नेपाल में पड़ता है। धौलागिरी पर्वत कहाँ है? ये भी नेपाल में पड़ता है, धौलागिरी नेपाल में। और नंगा पर्वत कहाँ है? ये भारत में है, नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है? ये भी नेपाल में पड़ता है। सही जवाब है। बताइए कामेत पर्वत कहाँ है? ये भारत में हो जाएगा। नामचा बारवा पर्वत तिब्बत में है, तिब्बत और भारत के बॉर्डर पे, तिब्बत में नामचा बारवा। बताइएगा हाँ, नामचा बारवा ड्यू टर्न लेके घुसती कहाँ घुसती है? अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है। और नामचा वहाँ पे ब्रह्मपुत्र क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे उसको दिहांग कहा जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। बताइए गुरुला मध्यांता कहाँ? ये मंधांता ये तिब्बत में ही पड़ता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था महेश वर्णमाला का सार संग्रह दिया, उसको भी करवा दिया गया। अब चलें लुसेंट के माध्यम से आप सभी के बीच में लेके आ रहे हैं जो भी लुसेंट को होमवर्क दिया गया था। लुसेंट चल रहा था मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में आज अच्छा टॉपिक है। बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ना लगाए जाने वाला नवीनतम कर कितना था? 2 नवीनतम कर था। कौन कौन लगाए? एक चराई कर था, एक गढ़ी कर था। बताइएगा आप लोग, चराई कर जो किस पे लगाया जाता था? दुधारू पशु पे लगाया जाता था। और गढ़ी कर कहाँ लगता था? झोपड़ी और मकान पे लगाया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, चराई कर दुधारू पशु पे और गढ़ी कर झोपड़ी पे लगाया जाता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ना कितना मंगोल आक्रमण किया था? मंगोल आक्रमण कितना बार हुआ था? 6 बार हुआ था। 1297 से 1306 के बीच में हुआ था। और प्रथम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ये कादर खां के नेतृत्व में 1297 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हो गया था? देखिए 5 जनवरी 1316 में हो गया। 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? ये मुबारक खिलजी से कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा था, 1316 में बैठा था। बताइएगा कि कौन शासक था जो दिल्ली सल्तनत का कभी कभी राज दरबार में स्त्री का वस्त्र पहन आता था? ये मुबारक खिलजी, सबको मुबारक देने आता था। वस्त्र नंगा वस्त्र में कभी कभी आ जाता था, ये स्त्री का वस्त्र भी पहन के आता था। ये मुबारक खिलजी हो जाएगा। और ये नग्न स्त्री और नग्न पुरुष के साथ रहना इसको बहुत पसंद था। किसको? तो मुबारक खिलजी को। ध्यान रखिएगा। बताइएगा मुबारक खान ने कौन सा उपाधि धारण किया था? उपाधि ये खलीफा का उपाधि धारण कर लिया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मुबारक खां का वजीर कौन था जो उसका हत्या कर दिया था? ये खुसरो खां। खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 को उसका हत्या कर दिया। और उसके बाद क्या किया? वो गद्दी पर बैठ गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि पैगंबर के सेनापति की उपाधि कौन धारण किया था? यही खुसरो खां। खुसरो खां जो क्या उपाधि दिया गया? पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण कर लिया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1320 से 1398 तक रहा था। और इससे पहले कौन सा वंश था? खिलजी वंश। ये 1206 से कितना तक रहा था? 1290 से 1320। तो गुलाम वंश था 1206 से 90 तक। ठीक है। बताइएगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? ये गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और ये कब स्थापना किया था? ये GST 1320 में किया। सही जवाब है। 8 सितंबर 1320 को ये गद्दी पर बैठा था। और उसी समय ये 5 सितंबर को मारा था उसको। 5 सितंबर 1320 को है ना इसको हटा पराजित कर दिया था। किसको? ये खुसरो खां को पराजित कर दिया। उसके बाद ये 8 सितंबर 3 दिन बाद अपना गद्दी पर बैठ गया था। कौन? GST गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा कौन दिया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा लौटा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिंचाई के लिए कुएं एवं नहर का निर्माण कौन करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक किसे माना जाता है? यही गयासुद्दीन तुगलक को ही माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ी में किस नगर का स्थापना किया था? तुगलकाबाद का स्थापना किया था। और सही जवाब हो जाएगा।
बताइएगा कि तुगलकाबाद का निर्माण जो है किस शैली में किया गया था? रोमन शैली में किया गया था। और बताइएगा इसको और किस नाम से जाना जाता है इसको भी? तुगलकाबाद को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। 56 कोट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि 56 कोट का स्थापना कौन किया था? क्या आ जाएगा? GST के द्वारा बनाया गया, जो क्या था? तुगलकाबाद नाम का एक नगर है जो कि रोमन शैली में बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गया था? ये 1325 में हो गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुआ था तो वो किस अभियान करके लौट रहा था? वो बंगाल अभियान करके लौट रहा था। और किसके द्वारा बनाया गया घर? ठीक है, देखिए जूना खां के द्वारा बनाया गया महल विश्राम कर रहा था। और महल कौन था? लकड़ी का महल था। और वो महल गिर गया और इसके अंदर क्या गयासुद्दीन तुगलक दब गया और वो मर गया। और ये जो जूना खां था उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि इसका नाम उलूग खां भी हो जाएगा। बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा था? ये 25 में बैठा, 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था? यही मोहम्मद बिन तुगलक था, जो अपना दिमाग लगाकर झोपड़ी गिरा दिया। इस पर गयासुद्दीन तुगलक पर कहा जाता है कि वो एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन जो है अपनी सनक भरी योजना क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख सुविधा से प्रति जलता था? वो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। इसे क्या गया? स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया। रक्त पिपासु किसे कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग का स्थापना किया था? अमीर ए कोही। पूछता है, कई बार पूछा है अमीर ए कोही का संबंध किस विभाग से? ये कृषि विभाग से। और इसका स्थापना कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक कौन दिया करता था? यही मोहम्मद बिन तुगलक। एक ठंडा में, एक जाड़ा में दिया करता था। बताइएगा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कब किया था? ये मोहम्मद बिन 1326 से 27 में किए थे। और राजधानी परिवर्तन कब किया था? ये 1326-27 में किया था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था? ये 1329-30 में किया। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा सिक्का चलाया था? ये कांसा और तांबा का सिक्का चलाया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन में कौन किया था? कुबलाई खां के द्वारा किया गया। कुबलाई खां के द्वारा किया। और ईरान में कौन किया था? गजन खां के द्वारा। गजन खान मंगोल शासक के द्वारा किया गया था। बताइए अफ्रीकी यात्री कौन था जो मोहम्मद बिन तुगलक से आया था? इब्न बतूता। कब आया था ये? 1333 का। इसमें याद रखिए, कई बार पूछा हुआ कि इब्न बतूता कब आया था? ये 1333 का था। और ये कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का यात्री था। सही जवाब हो जाएगा। और किसके दरबार में आया था? ये भी याद रखिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। बताइएगा कि सुल्तान ने इसको क्या बना दिया? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सुल्तान ने इसको जो है क्या नाम है, इब्न बतूता को चीन का भेजा था 42 में। 1342 में इसको कहाँ भेज दिया? चीन भेजा था। राजदूत बनाकर इसको चीन भेजा गया था। बताइए रेहल्ला पुस्तक किसका हो जाएगा? ये इब्न बतूता का हो जाएगा। बताइएगा इब्न बतूता के रेहल्ला पुस्तक से किस शासक के विषय में जानकारी मिलता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानकारी मिलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का हो जाएगा। एक कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा अश्व डाक व्यवस्था, जिसे क्या कहते थे? उलूक कहा जाता था। और एक पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दावा कहा जाता था। बताएगा कि मोहम्मद तुगलक के समय कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने सांस्कृतिक कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था? जिया नक्शबी के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था? जिन प्रभासुरी को बुलाया था अपने दरबार में। ठीक है, बताइए मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कब हो गया था? मोहम्मद बिन तुगलक 1351 हुआ था। 20 मार्च 1351 में सिंध जाते समय ठट्टा के पास कहाँ पे हो गया था? गोडाल नामक स्थान पर इसका मृत्यु हो गया था। सही हो जाएगा। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक बना था। सही जगह फिरोज शाह तुगलक बना था। और फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे कब बैठा था? ये 1351। देखिए पहला बार ये अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? ठट्टा के समीप किया था। और दोबारा कहाँ किया था? ये आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कौन? ये पूछता है कि 2 बार राज्याभिषेक कौन करवाया था? तो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक करवाया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला बार जो 20 मार्च को करवा लिया 1351 कहाँ पे? ठट्टा के समय करवाया। और फिर अगस्त में करवा लिया। ये कहाँ पे करवाया था? ये दिल्ली में। दिल्ली में करवाया था। आगरा बोल दिए थे। हाँ, ठट्टा के बाद दिल्ली में करवाया था 51 में, अगस्त में करवाया था, अगस्त 1351 में। सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन में कितना कष्टदायक कर को समाप्त कर दिया था? 24 कर को समाप्त कर दिया। और केवल कितना कर लागू रखा था? ये 4 कर लागू रखा था। इसमें देखिए खराज हो जाएगा, खुम्मस, जजिया और ज़कात, ये 4 कर को ही लागू रखा था। बताइए, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? यही FST फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर लागू किया था। कौन सा कर था वो? सिंचाई कर था। और पता है सिंचाई कर उपज का कितना भाग होता था? 1/10 भाग। सही जवाब, 1/10वां भाग लिया जाता था। बताइए, फिरोज शाह तुगलक ने कितना बड़ा नहर का निर्माण करवाया था? बड़ा नहर का निर्माण 5 को बड़ा नहर करवाया था। सही जवाब हो जाएगा। अब बताएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने कितना नगरों का स्थापना किया था? 300 नगर बसाया था। 300 नए नगर का स्थापना किया था। इसमें हिसार हो जाएगा, फिरोजाबाद, ये सभी महत्वपूर्ण था। तो जो भी प्रश्न बना था हिस्ट्री का महत्वपूर्ण, सभी को अच्छे से करवा दिए हैं। अब चल रहे हम लोग इकोनॉमिक्स की ओर। इकोनॉमिक्स में अच्छा टॉपिक दिया और यहाँ से भी कहीं ना कहीं प्रश्न बन ही जाता है हर एक एग्जाम में। तो बताइएगा कि अन्नपूर्णा योजना कब आया था? ये 2 अक्टूबर 2000। डेट भी याद रखिए, 2 अक्टूबर 2000 को आया था अन्नपूर्णा योजना। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अन्नपूर्णा योजना कहाँ से शुरू हुआ था? ये गाजियाबाद के शिखोरा ग्राम से। गाजियाबाद के शिखोरा ग्राम से शुरू किया गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? ये सही जवाब है, 12 सितंबर 2013 को आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? 2013 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा की शुरुआत कब हुआ था? सही जवाब, 2 फरवरी 2006 को हुआ था। और बताइएगा नरेगा का स्थान पर इसको मनरेगा कब कर दिया गया? सही जवाब, 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया। देखिए, पहले था नरेगा यानी कि पहले नहीं करेगा, अब करेगा। मनरेगा, मन रहेगा तो करेगा। नरेगा मतलब कब आया? 2006 में आएगा। मनरेगा कब आया? 2009 में कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि जो नरेगा मनरेगा योजना है, इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य अनुपात कितना होता है? वित्तीय सहायता का अनुपात 90:10 का। ये भी कई बार पूछा हुआ है कि इसके बीच अनुपात कितना होता है? 90:10। देखिए, 90% कौन देगा? केंद्र देगा, 10% राज्य लगाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में कितना दिन का करवाएगा? ये रोजगार देगा। ये 100 दिन का रोजगार देने का गारंटी कर देता है। बताइएगा, और कितना दिन तक उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कराएगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। 15 दिन तक अगर रोजगार नहीं देता तो वो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम ये कब आया था? ये 1977 से 78 में आया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में आया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये भी 1977 से 1978 में ही आया था। सही जवाब है। और एक और है अंत्योदय योजना कार्यक्रम, ये कब आया था? ये भी 1977 से 78। तीनों का डेट सेम है, 1977 से 78 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, ट्राइसेम कब आया था? ट्राइसेम 1979 में। ट्राइसेम आया था 1979 में आया था। गया कैंसर हो गया किसी का गाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये कब आया था? ये 1980 में आया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में आया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आया था? ये 97 में आया, 1997 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आया। और एक और है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आया था? ये 2 साल बाद 1999 में आया था। 1999 में आया था। बताइएगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब आया? ये भी 1999 में आया था। देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ग्राम लग गया कब आया था? 1999 में आया था। और एक है जवाहर रोजगार योजना, वो आया था 1989 में आया था। ग्राम वाला कब आया? 99 में आया। और सीधा पूछेगा तो वो आया था 89 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आया था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आया था? ये 2001 में आया था। सही जवाब, 2001 में आया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना कब आया था? 2002। हमारे बीच में एक छोटा सा स्टूडेंट आ चुका है और ये भी आज से क्यूज करेगा क्या? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना कब आया था? 2000 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ड्वार्क योजना कब आया था? ड्वार्क योजना 2000, ये 1982 में आया। ड्वार्क योजना कब आया था? 1982 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, इंदिरा आवास योजना कब आया था? ये 1985-86 में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जवाहर रोजगार योजना कब आया था? अभी बताए थे ना, ये 1989। देखिए, जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया। और जवाहर ग्राम वाला हो जाएगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये 1999 में आया था।
और एक और है नेहरू रोजगार योजना, ये कब आया था? ये भी 1989 में आया। जवाहर और नेहरू दोनों कब आया था? 1989 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोजगार कर दिया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। गड़बड़ कर दिया ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था? 1993 में आया था। सही जवाब है। बताइए रोजगार आश्वासन योजना कब आया था? ये 1993 में आया था। ठीक है, देखिए ले गया, आया छोटा सा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनश्री बीमा योजना कब आया था? जनश्री बीमा योजना ये 2001 में आया था। 2000 से 2001 में आया था। सही जवाब है। बताइएगा अंत्योदय अन्न योजना कब आया था? ये 2000 में आया था। 2000 में आया था। बताइए आश्रय बीमा योजना कब आया था? 2001 से 2002 में आया था। बताइए भारतीय निर्माण कार्यक्रम ये कब आया था? 2005 से 2006 में आया था। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? ये 2006 में आया था। बताइए अटल पेंशन योजना कब आया था? 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में आया था। और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कब आया था? ये भी 9 मई 2015 को ही आया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब आया था? ये भी 9 मई 2015 को ही, लगातार है 2015 में आया था। ठीक है, बताइए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब दिया गया? अधिनियम 2009 में आया था। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से संबंधित है। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चले साइंस की, और साइंस में आपको केमिस्ट्री दिया गया था। केमिस्ट्री आज लास्ट ही चल रहा है और कल केमिस्ट्री खत्म कर दिया जाएगा आपको। फिर आपके बाद उसके बाद महेश वर्णमाल से फिजिक्स को स्टार्ट किया जाएगा और हम लोग दोनों बुक को कवर जल्दी से जल्दी कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग जो है, बताइएगा सल्फा ड्रग या सल्फा औषधि में मुख्यतः किसका क्या होता है? उसमें मुख्यतः क्या होता है? मुख्य रूप से सल्फर और नाइट्रोजन होता है। सल्फर और नाइट्रोजन होता है। बताइएगा कि सबसे पहली सल्फा औषधि सल्फानिलामाइड का कब बनाई गई थी? ये 1908 में बनाया गया था। 1908। बताइए मॉर्फिन जो ये कौन सा दवा है? ये मॉर्फिन जो है ना पीड़ानाशक दर्द मतलब दर्द नाशक दवा है। पीड़ाहारी दर्द निवारक दवा हो जाएगा ये मॉर्फिन। ये एक अफीम से बना होता है। इसका प्रयोग क्या था ऑपरेशन समय में? इसका प्रयोग क्या होता है? बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्रा से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से प्रभावित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको उत्प्रेरक कहा जाता है। सही जवाब, उसको उत्प्रेरक कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए उत्प्रेरक का खोज कौन किया था? ये बर्जिलियस के द्वारा किया गया। उत्प्रेरक का खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। सही जवाब है। बताइए एंजाइम क्या है? ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है। और पूछता प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन बताइएगा अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लोह चूर्ण का। ठीक है, लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। बताइए वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयोग होता है? निकेल का प्रयोग। सही जवाब, निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ये प्लेटिनम चूर्ण का। ठीक है, संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और एक और है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सही जवाब है, सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन ऑक्साइड का। और पूछेगा कि संपर्क विधि में किसका? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। बताइए क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? देखिए कौन से नाम है? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने में डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड। देखिए कौन सा नाम ही कॉस्टलेज है, क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व अवशेष अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला दिया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? ये बढ़ जाता है। सही जवाब है, बढ़ जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैला गैस में बदल जाता है। कौन सा? ये ठीक है, फॉस्जीन होगा। फॉस्जीन नामक विषैला गैस में बदल जाएगा अगर क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला कर छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। सही जवाब है। पता है मिट्टी में
क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब, क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? थियोफेस्टस खनिज का, थियोफेस्टस खनिज का प्रयोग किया जाता है टेल्कम पाउडर के निर्माण में। बताइएगा बर्फ के जमने में जो किसका प्रयोग किया जाता है जिससे बर्फ पिघले ना? जिलेटिन का। सही जवाब, जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। पिघलने से बचाता है। वही बोले थे, जो कि उसको पिघलने से क्या करता है? रोकता है, जिलेटिन नामक पदार्थ। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधा किस में बदल जाएगा? वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? सेकेरिन का ये टोलुइंस होता है, टोलुइंस हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए 550 किरी, हाँ चीन से, ये चीनी से कितना 550 गुना एक अधिक मीठा होता है। बताएगा क्रीम एक प्रकार का क्या होता है? दूध है। क्रीम एक प्रकार का दूध है और दूध एक प्रकार का पायस है। पायस और पायस द्रव में द्रव, ठीक है, द्रव में द्रव का पायस हो जाएगा, पायस ही बोला था दूध को। बताइए अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितना ऊर्जा प्राप्त होता है हमें? 3500 कैलोरी। ठीक है, एक केजी शहद अगर खाइएगा तो 3500 कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होने वाली है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हंसने वाला गैस किसे कहा था? ये नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि हंसने वाला गैस कहा था। और बताइएगा इस नाइट्रस ऑक्साइड का खोज कौन किया था? प्रिस्टले के द्वारा। प्रिस्टले के द्वारा। और ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? प्रिस्टले के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बताइएगा हड्डी में फास्फोरस कितना परसेंट होता है? ये 8%। सही जवाब है। हड्डी में फास्फोरस की मात्रा 8% होता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसका उपयोग है ना समुद्री यात्रियों में होम सिग्नल भेजने के लिए क्या जाता है? फॉस्फीन गैस का प्रयोग। होम सिग्नल भेजने में किसका प्रयोग होता है? फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस गैस में बताइए कौन सा गैस जो है ना फूलों का रंग उड़ा देता है? ये क्लोरीन। सही जवाब है। क्लोरीन नामक गैस फूलों का रंग क्या करता है? ये उड़ा देता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुरक्षित दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46% होता है। जब बोरा खरीदते होंगे लिखा होता है उस पर 46% यूरिया युक्त हो जाएगा, नाइट्रोजन युक्त। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बर्तन में जो कलई करने में किसका प्रयोग करते हैं? टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए टेफ्लॉन का परत बना होता है, लेकिन बर्तन में कलई करने में ना अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग है। टेफ्लॉन का वो बना होता है। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, बर्तन में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध अल्कोहल में है ना किसे मिलाकर उसको पावर अल्कोहल बनाया जाता है? बेंजीन या ईथर को मिलाकर, बेंजीन या ईथर को मिला देते हैं, क्या बनते हैं? पावर अल्कोहल बनाया जाता है। और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? विमानों में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया हो जाएगा। सही जवाब है, यूरिया हो जाएगा। बताइएगा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH। इसका सूत्र हो जाएगा। बताइए किसका प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है? ये एसिटिलीन का, एसिटिलीन गैस में पूछ रहे हैं किस गैस का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? फेरिक क्लोराइड। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और पूछेगा कौन सा विटामिन काम करता है प्रवाह रोकने में? विटामिन के करता है, थक्का बना जाता है वो। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सौर सेल में किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। बताइए पीले फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में रखा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा समुद्री घास में क्या पाया जाता है? ये आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन हमें किस सवाल से मिलता है? लेमेनेरिया नामक सवाल से मिलता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ये ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। और बताइए खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? ये प्रोटीन नष्ट हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। सॉरी विटामिन बोलते हैं, विटामिन नष्ट होता है, विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा विटामिन हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूध घनत्व बढ़ जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का होता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था केमिस्ट्री का उसको भी देख लिया गया। और हम चल रहे हैं बायोलॉजी की ओर। बताइए
जो खनिज जो है ना भूमि से प्राप्त न करके कहाँ से प्राप्त करता है खनिज, ये भोजन से प्राप्त करता है, भोजन के रूप में प्राप्त करता है। बताइए गर्भवती स्त्रियों में पड़ा है किसकी कमी होती है, किस खनिज का? ठीक है, कैल्शियम और आयरन, कैल्शियम और आयरन का कमी होता है, सही जवाब है। बताइएगा हमारे शरीर में लगभग कितना से अधिक खनिज लवण पाया जाता है, ये 15 से अधिक हो जाएगा। जो कुल वजन बताइए खनिज लवण जो है हमारे शरीर का कुल वजन का कितना % होता है, 4 से 5% होता है, 4 से 5%। बताइए सोडियम जो है ना हमारे दैनिक जीवन में कितना जरूरी है, 2 से 5 ग्राम। पोटेशियम कितना जरूरी है, 1 ग्राम हो जाएगा। फास्फोरस 1.2 ग्राम हो जाएगा। और आयोडीन कितना जरूरी है, ये 20 mg में, 20 mg। लोहा कितना जरूरी है, ये भी 25 mg में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में जो है ना जल भार का कितना % होता है, 65 से 75% दिया हुआ लगभग। ठीक है, 65 से 70% शरीर का भाग जल रहता है। ठीक है, बताइए हमारे शरीर के ताप को स्वेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रण कौन करता है, ये जल के द्वारा नियंत्रण होता है। जल हाइपोथैलेमस नियंत्रण का काम करता है, ग्रंथि में काम हो जाएगा। ठीक है, ताप नियंत्रण काम हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। बताइए शरीर में होने वाला अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रिया किसके माध्यम से होता है, ये जलीय माध्यम से, जलीय माध्यम से किया जाता है, सही जवाब है। बताइए पानी में आर्सेनिक के विष के कारण कौन सा बीमारी होता है, केराटोसिस नामक बीमारी हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वह पोषण जिसमें जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं, उसको संतुलित पोषक कहते हैं, उसको संतुलित पोषण कहते हैं। बताइए दूध संतुलित पोषण है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। नहीं पाया जाता, हाँ इसीलिए पाया नहीं है संतुलित विटामिन। ठीक है, बताइएगा कि सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा में कितना कैलोरी ऊर्जा का जरूरी होता है, 3000 से 3500 कैलोरी। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5COONH, C6H5COONH इसका सूत्र हो जाएगा। बताइए हल्का कार्य करने वाले पुरुष में कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए, 2000 चाहिए। और महिला में कितना चाहिए, 2100 हो जाएगा। बताइएगा 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष में कितना ऊर्जा चाहिए, 3000 कैलोरी चाहिए। और स्त्री में 2500 कैलोरी हो जाएगा। और कठिन परिश्रम करने वाला पुरुष में 3600 कैलोरी और महिला में 3000 कैलोरी हो जाएगा। तो आज जो भी महत्वपूर्ण पढ़ना था बायोलॉजी का उसको भी देख लिया गया। विविध में जो भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया उसको भी देख लेते हैं। बताइए कोर्सिका नामक स्थान नेपोलियन संबंधित और कपिल वस्तु ये गौतम बुद्ध से संबंधित सजब है। बताइए सेवाग्राम का संबंध किससे है, ये महात्मा गांधी से हो जाएगा, सजब है। और जेरूसलम का संबंध किससे है, ये ईसा मसीह से हो जाएगा। और मक्का का संबंध किससे है, ये मोहम्मद साहब से, सही जवाब हो जाएगा। बताइए फतेहपुर सिकरी का संबंध ये अकबर महान से हो जाएगा। ठीक है, बताइए जीरादेई का संबंध किससे है, ये राजेंद्र प्रसाद का संबंध है। बताइए कटक स्थान का संबंध सुभाष चंद्र बोस और त्रिमूर्ति भवन का संबंध जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ठीक है, बताइए पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे का हो जाएगा। बताइएगा साबरमती आश्रम का संबंध महात्मा गांधी से। हल्दी घाटी का संबंध किससे है, ये भी महाराणा प्रताप से हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए लुम्बिनी का संबंध किससे है, ये गौतम बुद्ध से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध जनरल डायर से हो जाएगा। ठीक है, बताइए नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था, 1901 में। और इसका स्थापना कहाँ किया गया था, ये स्वीडन में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ठीक है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था, 1833 में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, बताइए पहले जो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में था, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अब कितना क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र। छठा क्षेत्र कौन जोड़ा गया, अर्थशास्त्र जोड़ा गया है। और अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया था, इसको 1967 में जोड़ा गया। और प्रदान कब किया जा रहा है, 1969 से प्रदान किया जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज का बन रहा था सभी को करवा दिया लुसेंट से भी। और आगे क्लास अब आएंगे हमारे कुंदन जी, सभी ऑनलाइन क्लास को ले जाएंगे आगे की ओर। ले जाइए स्वागत है साथियों एक बार फिर से होमवर्क की सीरीज को मेरे द्वारा आगे बढ़ाते हुए स्पार्क पब्लिकेशन का ऑनलाइनर स्टार्ट किया जा रहा है आप लोगों के मध्य। बताइएगा सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना भी। बताइएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा। हाँ
बता 153 में राज्यपाल है। हाँ, नियुक्ति से संबंधित 157 हो जाएगा। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? विशालीय महासागरीय विस्तार। विशालीय महासागरीय विस्तार हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 93 को हुई थी। और महिला आयोग की 92 में हुई थी। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कौन बनते हैं? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। बताइए गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा हो जाएगी। बताइएगा हेलेंस्की कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा फिनलैंड नाटो का कैवा सदस्य बना था? 31वां सदस्य बना था। सही है। 32वां स्वीडन हो जाएगा। बताइएगा तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनाया था। और बताइए मीनाक्षी मंदिर किसने बनाया था? मदुरई में किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा कुलशेखर पांडियन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? राजा कुलशेखर पांडियन के द्वारा। बताइएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बताइए भारत का टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। बताइए भाषा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा नामक गांव में। सही जवाब है। बताइएगा भगत सिंह को फांसी कहाँ दे दी गई थी? लाहौर में दिया गया। लाहौर जेल में। लाहौर जेल में दिया गया था। 31 को दिया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। बीज निगम की स्थापना 1963 में। बताइएगा आरटीआई कब से लागू हुआ है? 2005 12 अक्टूबर 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। बताइएगा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से 2014 से। टीकाकरण से संबंधित 2014 से। बताइएगा स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2014 2 अक्टूबर 2014 में। बताइए महात्मा गांधी के द्वारा उनके दो फेफड़े किसको कहा गया है? महात्मा गांधी यही गति कर दीजिए ना। अहिंसा एवं सत्य को दो फेफड़े कहा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा अहिंसा एवं सत्य और अहिंसा को। सत्य एवं अहिंसा को दो फेफड़े कहा गया है। बताइएगा मत सुनो, देखो मत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2015 हरियाणा से। 15 में 22 जनवरी को यही ना 10 साल पूरा हुआ। बताइए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 11 नवंबर। 11 नवंबर। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस किस 5 जून 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना किसके तहत हुई थी? 1972 स्कॉट होम। 1972 के तहत हुई थी। बताइएगा जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के माध्यम से किया जा रहा था। बताइएगा भारतीय रेल ने हावड़ा कालका मेल को किसका नया नाम दिया था? हावड़ा का दिया है नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। बताइएगा भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया था? असम के जोरहाट में किया गया था। बताइएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित हो जाएगा। बताइए मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख? 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख है। बताइए 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सिंधी भाषा से। सिंधी से संबंधित हो जाएगा 1967। बताइएगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी हो जाएगा। और इसकी मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम हो जाएगा। बताइए शैवाल एवं कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? लाइकेन कहलाती है। और बताइएगा सजीव एवं निर्जीव के बीच की वायरस। बताइए वायरस की खोज किसने की? के द्वारा रशियन वैज्ञानिक इवान बिस्की। तो स्पार्क पब्लिकेशन का जो वन लाइनर था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी का सामान्य अध्ययन स्टार्ट किया जा रहा है। निकाले हुए हैं बोले नहीं मुझे मोड़े पेज नंबर 33 यार मोड़ते हैं थोड़ा इसको बाहर निकाल के मोड़े। हम नहीं मोड़े। वही वाला। बताइएगा महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? पल्लव राजाओं द्वारा। पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। बताइएगा टेलीफोन के आविष्कारक कौन? ग्राहम बेल हो जाएंगे। बताइए विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन के द्वारा किया गया था। बताइए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा हो जाएगा। और बताइए दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइए नरोरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नरोरा। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है? अनुच्छेद 14 से क में हो जाएगा। और बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पे प्रथम बम
कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर। हिरोशिमा पर किस नाम से गिराया गया था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। दूसरा कब गिराया गया था? 9 अगस्त। 9 अगस्त को कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर। गिराया गया था। बताइएगा ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल हो गुरुत्वाकर्षण। जाएगा। ग्रहों के गति का नियम किस केपलर। केपलर के द्वारा दिया गया था। और बताइएगा लेड भंडारित बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया सल्फ्यूरिक जाता है? एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सूखा सेल यानी प्राथमिक सेल में किसका प्रयोग कार्बन किया जाता है? डाइऑक्साइड। कार्बन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा प्राथमिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? रासायनिक को विद्युत रासायनिक को ऊर्जा को विद्युत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बताइएगा भारत में कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी? कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना पे किस पे बल दिया गया था? कृषि पर। द्वितीय में उद्योग धंधा पर। तृतीय में दोनों पर। प्रथम में कृषि पे, द्वितीय में उद्योग पे, तृतीय तृतीय में दोनों में। उद्योग दोनों पे दिया गया था। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित राडोमर मॉडल पर। राडोमर मॉडल पर आधारित थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? दिल्ली आदि पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम हो में। जाएगा। उत्तर पश्चिम चीन। और बताइएगा सिल्क मार्ग का कुषाण शासकों ने चलाया था कनिष्क द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? खोजा गया के द्वारा खोजा गया था। बताइएगा साइलेंट वैली परियोजना किस केरल राज्य में। केरल राज्य में हो जाएगा। बताइए बेम्बानाड झील किस केरल राज्य में। केरल में ही हो जाएगा बेम्बानाड। बताइएगा स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने पे हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। होने पे स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा मिस्टर की गई? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू एवं सी.आर. दास के द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल मोतीलाल सी.आर. दास। कौन थे? सी.आर. दास। बताइएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम कौन थे? जॉन्स। विलियम जॉन्स। की स्थापना पाँच- कब हुई? 1925। 1784। 1784। और बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन के हैंडी प्रवक्ता कौन बेबी थे? डिरिजियो। विलियम डिरिजियो हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ यह कथन जेल किसका नेहरू। है? जेल नेहरू का हो जाएगा। बताइएगा विधिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? 42वां सन 1976। 44वां हो जाएगा। 44 में तो हटल के ना सब। हटाया था विधिक अधिकार के तौर पर संपत्ति को। 300 को कम रख दिया गया। 44 में कानूनी हटाया, बना दिया। 42 में जोड़ा। देखिए लघु संविधान कुछ भी जोड़ेगा तो 42 में 42 में हटाएगा तो 44 में। में। लघु संविधान लाया जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के। बताइएगा भारत में हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन कैसे वन होते हैं? मैंग्रोव, शंकुधारी शंकुधारी वन। शंकुधारी। बताइए फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण। वायरस के कारण होता है। बताइए स्वाइन फ्लू का बताइए तो सूत्र H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू होता है H1N1 H1N1 होता है बर्ड फ्लू। बर्ड बताइए फ्लू H5N1 होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू H5N1। बताइएगा तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी। कावेरी कावेरी नदी नदी। के किनारे अवस्थित है। बताइएगा बनारस किस नदी के किनारे गंगा अवस्थित है? नदी। गंगा नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। इलाहाबाद संगम पर। संगम गंगा पे। नदी होगा। गंगा संगम है। हाँ गंगा यमुना के संगम पे। बताइएगा 1857 की महान क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? राजज्ञानी। हो जाएगा। बताइएगा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच। बताइएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। नायडू हो जाएगी। बताइए स्वर कोकिला किन्हों को कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। नहीं, लता मंगेशकर लता के मंगेशकर को स्वर भारत कोकिला भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। बताइएगा लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सैनम आयंगर। सैनम आनंद श्याम आयंगर। आयंगर। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा का प्रथम एस राधा एस कृष्णन राधा हो कृष्णन, जाएंगे। उपराष्ट्रपति। बताइए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हो जाएंगे प्रथम चुनाव आयुक्त। बताइएगा थल सेना के प्रथम निदेशक कटारिया। राजेंद्र राजेंद्र जी हो जाएंगे। थल सेना के महाराज राजेंद्र जी हो जाएंगे। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीवी। बीवी हो जाएंगे। उनका निधन कब हुआ था? 23 23 नवंबर नवंबर 2024 को हुआ था। 24 नवंबर 2024। 24 में। अरे एलपी में पूछ ले 24 में हुआ था। ठीक है बात। 23 था। 23 है शायद। 23 में हुआ। हाँ 23 नवंबर 2023 ठीक है बोलिए। बताइएगा भारतीय अध्यक्ष यूएनओ में बनने वाली पहली महिला? विजयलक्ष्मी पंडित हो जाएगा। बताइए वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से? 280 में हो जाएगा। और बताइएगा वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। नियोगी हो जाएंगे। और बताइएगा एवरेस्ट पर पहला चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तेंजिंग नोर्गे। हो जाएंगे। और प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? बचेंद्री पाल हो जाएगी। बताइए इंग्लिश चैनल
तैरकर सेन। पार करने वाली प्रथम भारतीय आरती पुरुष मिहिर सेन हो जाएगा, मिहिर सेन। और कब चढ़े थे, कब पार किए थे? 1958 में। बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय पहुंचने वाला पहले भारतीय पुरुष जेके बजाज। जेके बजाज। जेके बजाज। बताइए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला मैं प्रीति सेन गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रीति सेन गुप्ता। बताइए मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? शाहजहां से हो जाएगा। और बताइए स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल शाहजहां का काल ही हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टिहरी बांध। बताइए भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? रेलवे हो जाएगा। और बताइएगा मशरूम में किसकी बहुविधता? प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। बताइएगा शाकाहारी तौर पर किस पे सबसे ज्यादा प्रोटीन? सोयाबीन 42% पाया हो जाएगा ना मशरूम। हाँ, बताइए वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया 14 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए इराक किस नदी के किनारे टाइग्रिस नदी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरदुद्दीन तैयब जी 1887 में बने थे। बताइएगा किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर हो जाएंगे। बताइएगा संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ? 2001 में हुआ। कब हुआ था? 2001 में। बताइएगा गरुड़ कहाँ की वायु सेवा है? इंडोनेशिया की हो जाएगा। बताएगा श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? टीपू सुल्तान को 1799 में 1799 में कहानी खत्म मृत्यु हो गया था। मृत्यु भी हो गई थी। बताइएगा ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली परिवर्तित कर दिया। बताइएगा अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मेडल के द्वारा किया गया था। बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 को। आज बताइएगा चार्नोबिल परिघटना का 1986 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। बताइए प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? रूपांतरित तना हो जाएगा। बताइएगा बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में था? लॉर्ड कर्जन के समय। बताइएगा भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। बताइए माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था आप लोग के मध्य वो समाप्त कर दिया गया है। अब बिहार स्पेशल एडिटोरिया प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा बिहार के पर्यटन विभाग का थीम वाक्य क्या है? टूरिज्म करके बिहार टूरिज्म हो जाएगा। बिहार टूरिज्म बिहार हो जाएगा। बताइएगा महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में गया स्थित है? गया। गया में अवस्थित हो जाएगा। बताइए चौथी पीढ़ी कहना है। बहुत मंदिर पूछ महाबोधि मंदिर वृक्ष ने पूछा है। वृक्ष 5वां पीढ़ी का। हाँ। चौथी पीढ़ी का और है। शशांक के द्वारा इसका वृक्ष 5वां पीढ़ी का। देखिए मैं चौथी पीढ़ी दिल है। गलती है। बताइएगा विश्व शांति स्तूप कहाँ अवस्थित है? राजगीर नालंदा में हो जाएगा। बताइए अशोक स्तंभ कहाँ है? नालंदा में। वैशाली। अशोक स्तंभ वैशाली में हो जाएगा। बताइएगा केसरिया स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। बताइए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बताइएगा जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी में। बताइए जैन मंदिर जो है वो किस सर्किट के अंतर्गत है? जल मंदिर किस सर्किट के अंतर्गत है? जैन सर्किट के अंतर्गत है। बताइए बिहार में कितने कैवे तीर्थकर वासपूज्य और 12वें तीर्थकर थे वासपूज्य। और 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के महावीर स्वामी। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनका चिन्ह क्या था? सर्प हो जाएगा। सर्प हो जाएगा। बताइए जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में वैशाली कुंडग्राम वैशाली में और लछुआर जमुई में हो जाएगा। कुंडपुर नालंदा में हो जाएगा। बताइए सीता कुंड कहाँ अवस्थित है? सीतामढ़ी में सीता कुंड हो जाएगा। बताइए सिंहेश्वर स्थान कहाँ अवस्थित है? सहरसा में हो जाएगा सिंहेश्वर स्थान। कुशेश्वर हो जाएगा सिंहेश्वर हो जाएगा सहरसा में। बताइए वाल्मीकि नगर कहाँ अवस्थित है? चंपारण में हो जाएगा। बताइए प्रेतशिला कहाँ है? गया में हो जाएगा प्रेतशिला। बताइए सिखों से संबंधित गुरुद्वारा हांडी साहिब कहाँ अवस्थित है? पटना में अवस्थित है। बताया कंगन घाट कहाँ अवस्थित है? पटना में हो जाएगा। बताया गुरु नानक कुंड कहाँ अवस्थित है? राजगीर में अवस्थित हो जाएगा। बताया मनेर शरीफ जो सूफी सर्किट से संबंधित वो कहाँ अवस्थित है? पटना में हो जाएगा मनेर शरीफ। मनेर पटने में ही आता है। बताइएगा शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में सासाराम में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा बड़ी दरगाह बिहार में कहाँ स्थित है? नालंदा में हो जाएगा। बताइए पत्थर की मस्जिद कहाँ? पटना में ही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर। एडिटोरिया का बिहार स्पेशल जो था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा बायोटिक फर्म ने
डायलर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा कहाँ किया है? अमेरिका में। अमेरिका में हो जाएगा। बताए राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजेश राजेश उन्नी को राजेश किया गया। उन्नी। किनको किया गया? राजेश उन्नी को। बताइएगा किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश उत्तर का। प्रदेश को दिया गया। बताइएगा किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बानू पुरस्कार मुश्ताक। 2025 सम्मानित किया गया? बानू मुश्ताक हो जाए। बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये स्लोवाकिया का। बताइएगा किस देश ने गैर एशियन अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश ने किया। बताए बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे जो अंतरिम सरकार चला रहे हैं। बताइएगा प्रधानमंत्री चुप्पू हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाए मोहम्मद यूनुस और राष्ट्रपति हो शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। बताइएगा माउंट कनालोन किस देश में स्थित है? माउंट कनालोन फिलीपींस में हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल संशोधन संस्थान कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? जेपी नड्डा हो जाएगा। बताए जेपी नड्डा द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। बताइएगा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा जगह करेगा? हैदराबाद में किया जाएगा। बताइए किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है? रेजर पे के द्वारा किया गया। बताइए विश्व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2025 की सूची में शीर्ष पे कौन सा हवाई अड्डा? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। बताइए यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा में मनाया गया। रिगनाई पचरा का जीआई टैग किसने को दिया गया? त्रिपुरा को ही दिया गया। बताइएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है? सागर जिले में किया गया। कहाँ किया गया? सागर जिले में। बताइए T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? विराट कोहली हो जाएंगे। और 13,000 रन बनाने वाले विराट कोहली हो जाएंगे। बढ़ता जाएगा अब जब तक खेलते रहेंगे। बताइएगा वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पी शिवकामी को किया गया। किनको किया गया है? पी शिवकामी को। बताइए मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को किया गया था। श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल। बताइए किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। बताइए जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। किस राज्य के द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। बताइए किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? आईआईटी दिल्ली के। बताइएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना माइक्रोन? 10 आराम से सुन लीजिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना माइक्रोन होगा? 10 का पावर 10 पे पावर -4 होगा। 10 पे पावर -4 होगा क्योंकि एक माइक्रोन बराबर 10 पे पावर -6 मीटर होता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर -10 मीटर होता है। बताइएगा 15वीं हॉकी इंडिया सुपर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? किस राज्य के द्वारा? पंजाब के द्वारा। देखिए हॉकी में ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से ही आते हैं। बताइएगा भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? BR गवाई हो जाएंगे। और बताइएगा किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। बताइए जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र कुमार चौधरी। और मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उमर अब्दुल्ला। बताइएगा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को किया है। किनको किया गया? मीराबाई चानू को। बताइए लीजेंड ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार किसको मिला है? लीजेंड ऑफ इंडोस्कोपी डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को मिला है। किनको मिला है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। बताइएगा किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? महाराष्ट्र के द्वारा ट्रेन में स्थापित किया गया है पंचवटी एक्सप्रेस में। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? अमेरिका हो जाएगा। तो आज की होमवर्क की कड़ी यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और जैसा कि आशा करते हैं कि आप लोग के मध्य हमारा होमवर्क अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप्स और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।